हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अब आज हमारे पास बचे हुए हैं 12 दिन। तो अपनी तैयारी को और भी तेज कर दीजिए। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ और इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। और ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज, वर्ण, नियमानुसार पहले से ही विभाजित था और ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों और राजाओं के द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे और उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए और सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को जो नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे और कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक होते थे और वे प्रायः अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी और जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा था और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया था। जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और बाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे और किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था और पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी और यहाँ बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिया जाने के पर पहले लंगाह और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था।
उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति बची थी जो थी बलोच। उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी कि ये वाला एरिया, और ये जनजाति कौन सी थी? बलूच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए होते थे और पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड्डी गडरियों की जनजाति भी रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार तथा झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था और बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्होंने लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया था, लेकिन वे पूरी तरह इसके अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया था और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। और इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में थी मुंडा और संथाल। ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के लिए निवास संस्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और कुछ दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी और 16वीं सदी का अंत आते आते उसमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चारवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे और उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय किया करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान ढुलाई का काम किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी किया करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे और उनका कारोबार टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे और बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम किया करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक दूसरे से गांव भ्रमण करती थी और ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते हुए। कभी कभी भिक्षुक लोग, घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों और गायकों तथा अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों के लिए बनाई गई अपनी कला का प्रदर्शन किया करती थी। बदलता समाज एवं नई जातियों और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण था, ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई और दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों सुनार, लोहार, बढ़ई,
राजमिस्त्री और को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन पर आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्यानकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी में अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है और वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए और जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर के द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। 11वीं और 12वीं सदी के आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ और वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी परंपराओं में आते गए। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन सामने आए और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन प्रमुख रूप से जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। इसकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई थी। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था और वे लोग जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है और हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। नजदीक से एक नजर, जिनमें पहला है गोंड। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था और जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी और राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल में नियंत्रण रखता था और ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन 12 होतों में होता था जो 12-12 गांवों में मिलने से बना करते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला और उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसीलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। दलपत की कम उम्र में शादी हुई, मृत्यु हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन करने की कमान संभाली और उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और जिसमें रानी दुर्गावती ने जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा
और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया था। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था और उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार को खासा धन कमाया था। लेकिन जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उसने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हाथी हो गए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे थे। फिर आता है अहोम। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे और उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया था। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में इतने वर्षों पहले आग्नेय शस्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर पहला हमला किया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं रह सका था। अहोम राज्य पर बेगार अहोम राज्य जो था वो बेगार पर निर्भर था और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी और प्रत्येक राज्य को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे और इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था और इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो गया था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था और जिन्हें खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण से प्रायः कई गांव होते थे और किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीनें दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव से बढ़ोतरी हुई और मंदिरों और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दे दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था और कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ और वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा लगातार संपर्क में आते रहे और इस प्रकार आदान प्रदान में वे तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई थी। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी धर्म को दोनों को ही नकार दिया।
कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की और इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए थे। इसने उन्हें बृहत्तर और जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया था। तो आज का अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ।